Hello friends, welcome to my channel. I hope you are doing great. As you know, we have already covered 10 questions in my previous video and now I will start from the 11th question. And this video would remain in the Hindi and English. Let's get started beginning with the 11th question. The 11th question is, with reference to the right to freedom of religion, consider the following statement. इसमें पूछा गया है कि धर्म के हिसाब को लेकर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू रिलीजन, उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से करेक्ट बतानी हमें. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्टेट कैन स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजन. जो स्टेट, इसमें क्या, स्टेट एक टर्म है जिसके किसके लिए यूज की जाती है? पूरे इंडिया के लिए. स्टेट मतलब एक इंडिविजुअल स्टेट नहीं है, लाइक पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे कुछ नहीं है. स्टेट पूरे इंडिया के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट पूरे इंडिया के लिए यूज किया जाता है. द स्टेट कैन स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ द टैक्स, मतलब टैक्स के द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया गया है वो सभी धर्मों के रिलीजन के लिए, प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन, इट प्रोहिबिट्स द कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम ए पर्सन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन. क्या ये प्रोहिबिट करता है कि रोकता है कि पर्टिकुलर फीस लेने से एक पर्टिकुलर रिलीजन के आदमियों से. एंड द थर्ड ऑप्शन इज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट. मतलब जो स्कूल या कॉलेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट से, गवर्नमेंट से अगर वो फंड लेते हैं, तो क्या उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धर्म के बारे में क्या पढ़ाया नहीं जा सकता, निर्देश नहीं दिए जा सकते? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आप अपना आंसर बताइए, मैं आपको एग्जैक्ट आंसर और विद एक्सप्लेनेशन बताता हूँ. इसका एग्जैक्ट आंसर है फर्स्ट ओनली. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एक्सप्लेनेशन है कि आर्टिकल 27 ले डाउन दैट स्टेट्स शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्स. ये बोल रहा है कि आर्टिकल जो 27 है उसमें लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट टैक्स से पैसा इकट्ठा करती है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, प्रमोशन के लिए नहीं यूज कर सकती, उसको सभी धर्मों के लिए यूज किया जा सकता है. और इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बोला गया है कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि टैक्स नहीं लगाना है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, बट उसमें क्वेश्चन में पूछा गया फीस और टैक्स में बहुत अंतर होता है, डिफरेंस होता है. बिकॉज टैक्स इज लिवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द पेमेंट ऑफ द इनकम ऑफ द पीपल, बट फी इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर मैनेज द थिंग्स. मतलब कोई एक विशेष काम के लिए फीस इम्पोज की जाती है, ना कि टैक्स ऐसे इम्पोज किया जाता है. जैसे कोई भी पिलग्रिमेज साइट पे आदमी विजिट करने जाते हैं तो उनसे फीस ली जाती है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए. तो ये आर्टिकल 27 में है कि फीस ली जा सकती है बट टैक्स नहीं लगाया जा सकता पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए. The third option is incorrect. Under the Article 28, no person attending any education institution recognized by the state or receiving state funds shall be required to attend any religious instruction. मतलब यह आर्टिकल 28 में लिखा गया है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी भी इंस्टीट्यूट में जो फंड ले रहा है गवर्नमेंट से, उसमें नहीं हो सकती, बट कंसेंट के द्वारा वॉलेंट्रीली हो सकती है. अगर फैमिली और फैमिली के बच्चों से परमिशन ली जाए तो वॉलेंट्री उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और मैंने इन क्वेश्चन को हिंदी में भी प्रोवाइड किया हुआ है कि ताकि हिंदी के स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल रहें. 12th क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 मीन्स संवैधानिक विचारों का अधिकार. मतलब क्या संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, 12 से 35 आर्टिकल तक दिए गए हैं,
उनके बारे में 32 आर्टिकल में ये कहा गया है कि आपके अगर फंडामेंटल मूलभूत अधिकारों का अगर वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू। अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 के थ्रू जाना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इट कैन नॉट अब्रीज। अब्रीज एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है इंग्लिश का, कम करना। इट कैन नॉट अब्रीज और टेकन अवे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मतलब आर्टिकल 32 को क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है? कैन नॉट अब्रीज, और या उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन, द सुप्रीम कोर्ट एंड कैन एम्पावर एनी अदर लोअर कोर्ट टू इश्यू ए रिट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्या सुप्रीम कोर्ट एम्पावर कर सकता है, किसी को ताकत दे सकता है, शक्ति दे सकता है कि वो रिट जारी कर दें, जैसे लोअर कोर्ट है या हाई कोर्ट है, ऐसे कुछ है। एंड थर्ड ऑप्शन इज द पार्लियामेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। क्या पार्लियामेंट सस्पेंड कर सकती है कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसको कोर्ट से जाने के लिए कोई अमेंडमेंट लेके आ सकती है पार्लियामेंट। इसमें विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट। आप अपना आंसर बताइए, और गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप सीख के जा रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। द फर्स्ट ओनली इज करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, आर्टिकल 32 कन्फर्स, प्रदान करता है द राइट टू रेमेडी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब संवैधानिक कि उसको फंडामेंटल राइट्स को ये बचाता है। इन अदर वर्ड्स, द राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड इटसेल्फ इन द फंडामेंटल राइट। मतलब प्रोटेक्शन करना भी आर्टिकल 32 में है, और ये भी एक 12 से 35 तक सभी फंडामेंटल राइट्स हैं। मतलब अधिकारों को प्रोटेक्ट करना भी एक फंडामेंटल राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और इसकी अमेंड करने की पावर ना ही तो सुप्रीम कोर्ट के पास है और ना ही पार्लियामेंट के पास है। सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसको कोई भी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता किसी लोअर कोर्ट को या पावर देने के लिए। ना पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। हालांकि आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट को पावर पहले से ही प्राप्त है कि वो रिट जारी कर सकता है अगेंस्ट, मतलब जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रखा हो। बट इससे अलग किसी को भी पावर नहीं दी जा सकती और ना आगे दे सकते हैं। ना ये पास पार्लियामेंट के पास पावर है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। एंड थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट है, क्योंकि ये सस्पेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इमरजेंसी लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 352 के अंडर है या 356 के अंडर है या 360 के अंडर है, कोई भी आदमी को एग्रीव्ड है, वो परेशान है, तो वो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, या 359 के अंडर है तो वो जा सकता है कोर्ट में, उसको सस्पेंड नहीं कर सकती पार्लियामेंट। कोई ऐसा रूल बना नहीं सकती कि कोई वो कोर्ट को में जाने से रोक नहीं सकती किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यू हैव नोन लाइक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 10 videos regarding history and it comes under also political science, Pitt's India Act, because it's concern about the our constitution। इसमें पूछा गया है, इसका आपको करेक्ट आंसर लिखना है, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत बार मैंने 10 वीडियो में पढ़ा है कि आपने नहीं पढ़ी हुई है तो वो आप प्लीज़ जाके देखो। हिस्ट्री की बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको, और आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे ऑल डाटा एंड डेट्स। और सेकंड ऑप्शन है, इट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। उसने क्या है, कंपनी को पावर दे दी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के काम करने के लिए या प्रशासन करने के लिए इन इंडिया में। इसका राइट आंसर बताना है। आप अपना आंसर बताइए, तब तक मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर ओनली 2 है, मतलब 1784 का जो एक्ट था उसके थ्रू, पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं उसको, उसके थ्रू पावर तो दे दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो भी कंपनी के अफेयर्स थे, क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी हैं करप्शन कर रहे थे। 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। और 1784 में बट
ये जो राइट है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसमें क्या किया था 1773 में सेंट्रलाइजेशन किया था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको रिपोर्ट करते थे मद्रास का, और ये मतलब मद्रास का, और दूसरा बॉम्बे का गवर्नर जनरल थे जो उसको रिपोर्ट करते थे, वही सेंटर बना दिया था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये क्या है, 1784 में ऐसा कुछ नहीं था कि उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया। इंडिया का गवर्नर जनरल इसके बाद चार्टर्ड एक्ट आया था 1833 में, उसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बोल दिया गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में यही बात है कि 1833 में उसको गवर्नर जनरल बोला गया, 1784 में तो सिर्फ उनको कंपनी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के अफेयर्स मेंटेन करने की, एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने की पावर मिली थी। 14th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोबाज 600 टेस्टिंग मशीन्स रिसेंटली इन यूज। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। जो एक कोबास 6800 मशीन आई है, टेस्टिंग मशीन, उसके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, हमें करेक्ट बताना है। इट इज़ ए फुल्ली ऑटोमेटेड हाई एंड मशीन परफॉर्मिंग रियल टाइम पोलिमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR बोलते हैं हम जिसको, ऑफ टेस्टिंग फॉर कोविड-19। क्या ये ऑटोमेटिक मशीन है, हाई एंड मशीन, जो ऊंचे दर्जे की मशीन है, परफॉर्मिंग रियल टाइम में, वास्तविकता में जो RT-PCR के टेस्ट कर सकती है। सेकेंड ऑप्शन है इट कैन आल्सो डिटेक्ट अदर पैथोजन, लाइक पैथोजन जो बोलते हैं हमारी बॉडी को हार्मफुल रहते हैं, जो एक तो हमारे में बॉडी में एंटीबॉडीज रहते हैं जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल, पैथोजन होते हैं जो हार्मफुल रहते हैं, लाइक वायरल हेपेटाइटिस B, HIV, पैपिलोमा एंड साइकोमेडिया एंड निसेरिया। तो इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। आप अपना आंसर मार्क किए, तब तक मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, कोबास 600 है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, ये एक टाइम में 1200 सैंपल ले सकती है 24 घंटे में। मतलब क्या है, RT-PCR टेस्ट होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो इसके लिए मशीन बनाई है कि कोबास 6800 मशीन का नाम है, जो RT-PCR रियल टाइम पोलिमरेज चेन रिएक्शन, इसका क्या काम है, ये 1200 सैंपल 24 घंटे में टेस्ट कर सकती है। इट कैन प्रोवाइड हाई वॉल्यूम टेस्टिंग, और ये इसको रोबोटिक्स चलाता है, सोफिस्टिकेटेड रोबोटिक्स। मतलब अगर कोई आदमी काम करेगा तो उसकी लाइफ के लिए हजार्डियस हो सकती है, परनेसियस हो सकती है, डेट्रीमेंटल हो सकती है, फैटल हो सकती है, बट वी आर ऑपरेटिंग दिस मशीन विद द हेल्प ऑफ द रोबोट्स, दैट्स वाई देयर इज नो हार्म इन द पर्सन। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। मतलब ये अलग पैथोजन का भी टेस्ट कर सकती है, जैसे HIV का, हेपेटाइटिस B और C का, इसके लिए भी ये काम आ सकती है, TB का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंडर आती है, आप इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और अब तक कोई फाइनेंस इमरजेंसी नहीं लगी है। 1991 में ओनली फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इमरजेंसी कभी नहीं लगी है। लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज इम्पोज्ड व्हेन देयर इज ए थ्रेट टू फाइनेंस स्टेबिलिटी और क्रेडिट टू ऑफ इंडिया। ये जब लगाई जाती है जब देश में पैसे के रिलेशन से तंगी आ जाए। एंड सेकेंड ऑप्शन इज इट मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद ए स्पेशल मेजोरिटी। क्या है, इस मतलब इमरजेंसी को लागू करने के लिए क्या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए? आप अपना आंसर लिखिए, मैं तब तक आपको एग्जैक्ट आंसर बता दूँ। थर्ड ऑप्शन भी है इसमें, थर्ड ऑप्शन, द ओनली टाइम द फाइनेंशियल इमरजेंसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया वाज ड्यूरिंग बैलेंस ऑफ द पेमेंट क्राइसिस 1991। ये बोल रहे हैं कि क्या 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी थी क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका स्टेटमेंट 1 ओनली करेक्ट है। ये बोला गया है कि इसको द आर्टिकल 360 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये बहुत टर्म यूजफुल है कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता, घोषणा करता, प्रोक्लेम होता घोषणा कर रहा।
He is satisfied that situation has arisen due to financial stability or credit of India. Any parts of the territory is threatened. तो क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, प्रोक्लेम करता है. ए प्रोक्लेमेशन, सेकेंड ऑप्शन है इनकरेक्ट है. ए प्रोक्लेमेशन डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन द 2 months फॉर द डेट ऑफ इट्स इश्यू. A resolution approving the proclamation financially can be passed either house of the parliament with majority of the voting that house present at voting. मतलब कल भी हमने बात की थी, मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास होना चाहिए विद इन द 2 months. सिंपल मेजोरिटी चाहिए फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, आपको ये याद रखना है. और प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है बट विद इन द 2 month उसको पार्लियामेंट में स्पेशल ओनली सिंपल मेजोरिटी से पास करना है. और तब ये एटर्निटी तब तक ये रिवोक न की जाए, तब तक ये लागू रह सकती है. और आज तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लागू की गई है. 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब सिर्फ 2 सप्ताह का हमारा गुजारा करने का पैसा रह चुका था. उसके बाद हमने यहाँ से सोना भेजा था IMF में और वहाँ से हमने लोन लिया था. 16th क्वेश्चन देखते हैं. विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नॉन फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं. द फर्स्ट ऑप्शन इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड टैक्स कलेक्शन. क्योंकि देखो एक फंडामेंटल राइट होते हैं 12 से 35 के अंदर हैं. और आपको पता ही है कि जो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल राइट हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल देते हैं उनको, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं राइट्स, पर वो फंडामेंटल राइट नहीं है. इनको नॉन फंडामेंटल राइट बोलते हैं. क्या अगर कोई आपसे अनऑथराइज टैक्स ले रहा है तो उनके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं. क्या आपके पास ऐसा अधिकार है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं बट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉन फंडामेंटल राइट, सॉरी. द सेकेंड ऑप्शन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. पूरे देश में हम व्यापार करने की ऐसे हमारे पास कोई पावर है. एंड द थर्ड वन इज राइट टू वोट लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. क्या लोकसभा के लिए वोट डालना और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जहाँ पे MLA चुनते हैं वहाँ पे वोट डालने का अधिकार है. एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी, मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी. कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इमारत बनाने का काम करती है, क्या वो लेबर पे फोर्सफुली या कम पैसा दे रही है? क्या ऐसा कोई रूल है हमारे संविधान में इसके खिलाफ? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. हमें एग्जैक्ट आंसर बनाना, तब तक अपना आप आंसर मार्क कीजिए, मैं आपको असली आंसर और करेक्ट आंसर बताता हूँ. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आंसर ठीक है, फोर्थ गलत है. इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं. क्या बोला गया कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट हैं 12 से 35, उसके अलावा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हैं जिनको हम लीगल राइट बोलते हैं या नॉन फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं. जैसे कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक फंडामेंटल राइट था, बट अब उसको लीगल राइट बना दिया है 300A के अंडर. पहले वो फंडामेंटल राइट्स में आता था. और वही उसके अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का उसमें डिफरेंस क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स अगर आपका वायोलेट हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंडर. अगर फंडामेंटल आपका राइट वो वायोलेट हो रहा है तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंडर. पर अगर आपका फंडामेंटल राइट नहीं, लीगल राइट वायोलेट हो रहा है, संवैधानिक मतलब जो न्याय के खिलाफ अगर जा रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते डायरेक्ट, पहले आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा आर्टिकल 226 के अंडर, रिट जुरिडिक्शन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 265 पार्ट 12 आर्टिकल 262 में ही टैक्स लगाने का बताया गया कि पर्टिकुलर अथॉरिटी टैक्स लगाई, ऐसे कोई टैक्स नहीं लगा सकता. तो हमारे संविधान में ऐसा दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसा टैक्स लगाता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं. और क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स करने का आर्टिकल 301 में दिया गया कि विद इन द इंडियन टेरिटरी 301 के अंडर पार्ट जो है 13 में दिया गया है. 301 आर्टिकल पार्ट 13 और 301 आर्टिकल है. तो इसके थ्रू आप जा सकते हैं कोर्ट में क्योंकि आपको वोट देने का अधिकार है. थर्ड क्या है, ये वोट देने का अधिकार आर्टिकल 326 पार्ट 15 में है.
और ये आपका बिजनेस करने का अधिकार है 301 के अंडर। और फोर्थ है कि आपको जो फंडा आपका लेबर का अगर आप वेज उससे बेकार करा रहे हो तो ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 23 के अंडर, ना कि ये लीगल राइट है। इसलिए ये फोर्थ आंसर इसका इनकरेक्ट है। और इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई उनको परेशान करता है उनको पनिशमेंट मिलेगी और सीधा सुप्रीम कोर्ट में बंदा जा सकता है अगर उसको पैसा कम मिल रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये करंट का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है एनी सॉफ्टवेयर दैट, फर्स्ट ऑप्शन, एनी सॉफ्टवेयर दैट हैज टू बी बॉट और लाइसेंस फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर को प्रोप्राइटरी प्राथमिकता सॉफ्टवेयर कहते हैं कि अगर उसको लाइसेंस है उसके क्रिएटर जो उसने बनाया जिसने वो सॉफ्टवेयर क्या है कि उससे खरीदना है तो लाइसेंस सिर्फ उसी के पास है खरीदने और बेचने का। इसमें सेकंड ऑप्शन में देखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है कि आपके दिमाग की उपज है और आपको इसका राइट है बेचने का और सारे ही लीगल राइट आपके पास हैं उस सॉफ्टवेयर के साथ में। एंड इवन इफ बोट लाइसेंस रिमेन्स द क्रिएटर, मतलब अगर ऐसे सॉफ्टवेयर को बेच दिया जाता है तो उसके अधिकार क्या क्रिएटर जो बनाने वाला उसके पास ही रहेंगे। थर्ड ऑप्शन है द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स नो लाइसेंसिंग एंड नीड नॉट टू बी बोट। मतलब अगर ओपन सोर्स है एक तो प्रोप्राइटरी हो गया और प्रोप्राइटरी हो गया तो या फिर उसमें अलग राइट हैं कि खरीदना बेचने का राइट सिर्फ क्रिएटर है जिसने बनाया। पर ओपन सोर्स में क्या बोला कि कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है खरीदने के लिए। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। आप अपना आंसर बताइए और मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। इसका एग्जैक्ट आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों ठीक हैं। डी आंसर इसका। इसमें बोला गया है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वेयर ओनली कंपनी डेवलप कैन चेंज। मतलब जो कंपनी बनाएगी ना, मतलब प्रॉपर्टी को आप ऐसे आ सकते हो प्रॉपर्टी, पैसा मतलब आपका पैसा वो आपका है, ना ही कोई उस पर हक जमा सकता है और आप उसको चेंज कर सकते हो। उस प्रोग्राम को आपके पास ही कोडिंग रहती हैं, बस आप उसको लाइसेंस लेके बेच सकते हो सम रिस्ट्रिक्शन के अंदर कि जो कंपनी लेगी उसका लिमिटेड ही यूज़ होगा। जैसे विंडो 10, 8 आप देखते हो कि उसका लिमिटेड यूज़ है और कोडिंग डिकोडिंग उसकी क्या कर सकता है MS जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वही कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के अंडर आता है एग्जाम्पल में, क्योंकि आप उसमें चेंज नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग में, वो ही चेंज करेगा, टी कोडिंग वोडिंग करेगा और उससे ही अपना पैसे से बेच रहा है। और बेचने के बाद भी उसमें अमेंडमेंट करने के अधिकार किसी के पास है, कंपनी के पास है, MS कंपनी के पास, माइक्रोसॉफ्ट के पास। सेकेंड ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है, क्योंकि अगर इंटेलेक्चुअल जो IP राइट्स होते हैं उसके मतलब वही बेच सकता है, वही कर सकता है, ओनर्स या पब्लिशर के पास ही रहेंगे बेचने के बाद भी। एंड थर्ड ऑप्शन भी इसका करेक्ट है, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं वो फ्रीली एक्सेसिबल हैं, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, अमेंड कर सकता है, प्रोग्राम कर सकता है, न्यू फंक्शन भी डाल सकता है उसमें। हेयर दो ओपन कोऑपरेशन ये डेवलप टेस्टेड भी करे जा सकते हैं। ओपन सोर्स ग्रुप डेवलपर मैनेज दिस प्रोग्राम ऑफर्स कम्युनिटी एज वेल एज कमर्शियल सपोर्ट। इसका क्या है लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ओपन सोर्स है उसको कोई भी अपना अमेंडमेंट कर सकता है और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कोई कितनी कॉपी बना सकता है और सॉफ्टवेयर में अब अमेंडमेंट भी अपने आप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब यहाँ पे दो ही सॉफ्टवेयर के बारे में बात की, एक तो मालिकाना हक प्रोप्राइटरी है अगर सॉफ्टवेयर है तो उसका कंपनी के पास रहेगा, जैसे MS ऑफिस विंडो 10 वगैरह, इसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, बस लिमिटेड कॉपी बिकती हैं और लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है, तो ये चीज़ें रहती हैं। अगर लोकल सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स बोल देते हैं जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है और किसी टाइम पर कोई अमेंडमेंट भी कर सकता है सॉफ्टवेयर में। क्वेश्चन 18 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द ओवरसीज ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कंसिडर द फॉलोइंग। नेक्स्ट और इसके स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फ्रॉम ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना आर एलिजिबल फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर स्कीम। एंड द सेकेंड वन कि इसमें बताया गया कि पहले स्टेटमेंट में कि क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना से आदमियों को OCI कार्ड होल्डर बनने का प्रोविज़न नहीं है, बाकी सब बन सकते हैं।
द सिटीजन्स एक्ट 1955 ग्रांट्स ड्यूअल सिटीजन टू द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। क्या उनको जो OCI कार्ड होल्डर बोलते हैं उनको ड्यूअल सिटीजनशिप रखने का 1955 के जो कि सिटीजनशिप एक्ट है हमारा, नागरिकता का अधिकार का एक्ट है, उसमें क्या उसमें ही है प्रोविजन दिया हुआ है कि ड्यूअल सिटीजनशिप रख सकते हैं। OCI कार्ड होल्डर कैन नॉट एक्वायर एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज इन इंडिया। जो OCI कार्ड होल्डर हैं वो अपने देश में क्या है पेड़ पौधे या कृषि के योग्य ज़मीन नहीं खरीद सकते। हमें विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, UPSC पेपर में हमें ये बहुत ध्यान देखना, इनकरेक्ट ओनली एंड नोट वर्ड का बहुत ध्यान से रखना है। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ विद एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड इसका करेक्ट है। इसमें बोला गया है कि दो, देखो पहले मैं आपको एक टर्म क्लियर कर देता हूँ। जैसे OCI कार्ड स्कीम होती थी ओवरसीज सिटीजन इंडिया, मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया, मतलब 7 समुद्र पार लगा लो, ओवरसीज समुद्रों के पार सिटीजनशिप इंडिया स्कीम थी कि भाई ये 7 समुद्र पार रहता है और इसकी स्कीम थी। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जिसके दादा या उसके परदादा या उसके फैमिली में कोई यहाँ पे रहा या उसकी मम्मी यहाँ की, तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोल देते हैं ना, क्योंकि बोला ये इंडियन ओरिजिन का है, ये वहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट का ये बना हुआ है या वो है, सब अलग अलग है कोई। और एक थर्ड टर्म होती है NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो खुद यहाँ का नागरिक था पर वो पैसे कमाने के लिए विदेश में जाके रहने लगा और वहाँ की नागरिकता ले ली उसने, या उसको ग्रीन कार्ड होल्डर है वो नागरिकता नहीं ली है उसने वहाँ की, तब भी हम उसको NRI बोलते हैं। आप हमेशा ही NRI बहुत सारे हैं जो पे बाहर जाके पैसा कमाते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, उनको NRI बोलते हैं। कईयों ने सिटीजनशिप ले लिए, कईयों ने ग्रीन कार्ड पे रहते हैं, तब भी उनको NRI बोला जाता है। तो इनमें डिफरेंस क्या देखो मैं बताता हूँ। ओवरसीज कार्ड होल्डर, ये मतलब ओवरसीज जो क्या है, ये सिटीजन्स ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया एक स्कीम होगी। PIO ये पर्सन हो गया भाई, पर्सन इंडियन ओरिजिन का है, ये स्कीम होगी, ये पर्सन होगा, ये भी पर्सन हो गया नॉन रेजिडेंट इंडियन। इनमें मेन डिफरेंस क्या है, कलेक्शन ऑफ टैक्स पे फर्क है। जैसे NRI है, कोई भी पैसा इंडिया में कमाएगा तो उसके पे टैक्स लगेगा, पर अगर बाहर से कमाएगा और बाहर ही उसका बेनिफिट होगा तो वो टैक्स नहीं लगेगा। पर इंडिया में कमाएगा, इंडिया में बेनिफिट होगा, या बाहर से कमा के इंडिया में भेजेगा तब भी उस पर टैक्स लगेगा NRI का, नॉन रेजिडेंट इंडियन। जैसे आप कभी वीडियो देखते हो कॉमेडी की ह्यूमरस वीडियो, जैसे ललित शौकीन एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है और वो हमेशा वीडियो बनाता रहता है, वो NRI है, वो USA में सेटल है, वो रहने वाला इंडिया का है। और जैसे तो इसमें क्या बोला गया कि 2015 में मोदी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे उन्होंने क्या अमेंडमेंट ला दिया कि OCI है ना, जो OCI स्कीम कार्ड स्कीम बोल देते थे उसको, OCI ओवरसीज सिटीजनशिप इंडियन, उसकी कार्ड स्कीम थी, और जो PIO की थी उनको मर्ज कर दिया उन्होंने। क्या बोल दिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, मर्ज कर दिया उनको, ये टर्म बोल दी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। और इनमें क्या है, PIO हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एंड एक्वायर्ड, जैसे क्या इनमें इंक्लूड कौन सा, चाइना हो सकता है, पर बांग्लादेश और पाकिस्तान दो ही इंक्लूड नहीं है, बांग्लादेश और पाकिस्तान इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये हमारे से मर्ज थे और ये 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग है सब। तो इसमें क्या है, जैसे और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप है नहीं। आर्टिकल 9 में बताया गया कि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप है नहीं, जो संविधान के आर्टिकल 9 में बताया गया कि इंडिया अलाउड नहीं करता ड्यूअल सिटीजनशिप को। ये सिर्फ एक कार्ड होल्डर है, ओवरसीज कार्ड होल्डर। इसमें क्या रहता है कि क्या बेनिफिट रहते हैं कि फॉरेनर एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, जो भी इंडिया में आएगा तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, या कुछ जगह पे जाना पड़ेगा तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। बट इनके लिए अलग से लाइन होती है, इनको ज़्यादा चक्कर नहीं काटने पड़ती है, आराम से वीज़ा मिल जाता है और वीज़ा फ्री इंडिया में कभी तक कहाँ तक रह सकते हैं। पर इसमें NRI में क्या है, और NRI और या OCI दोनों इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते और ना ही यहाँ पे ये खेती कर सकते हैं। बट क्या NRI और OCI में क्या डिफरेंस है, NRI कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर सकता है इंडिया में, NRI कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर सकता है और ये वोट डाल सकता है NRI। बट OCI जो है कार्ड होल्डर, वो वोट नहीं डाल सकता इंडिया में, ना इसके कोई पोजीशन होल्ड कर सकता है, ना इलेक्शन लड़ सकता है,
बस इसको ये फैसिलिटी दे दी कि वो यहाँ पे आ जा सकता है क्योंकि उसकी फैमिली मेम्बर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यहाँ थे, या फिर उसके वो वहाँ यहाँ से बहुत दिनों पहले चला गया था। अगर कोई भी इंडिया OCI कार्ड होल्डर है, अगर वो 5 साल इंडिया में रह जाता है, अगर वो अपनी सिटीजनशिप दूसरे देश की छोड़ने के लिए तैयार है, तो उसको हम अपने देश का सिटीजनशिप भी दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आपको ये टर्म तीनों क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के सिस्टम दिए उनके बारे में स्टेटमेंट दी गई, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है। इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम मतलब क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति सिस्टम जो प्रणाली है उसके बारे में बताया गया। द हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम USA में है, मैं आपको बता देता हूँ। पार्लियामेंट सिस्टम क्या है? इंडिया में है। पार्लिया सिस्टम फॉलो फ्यूजन ऑफ द पावर्स बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो सेपरेशन ऑफ पावर। क्या इसमें बोला गया कि पार्लियामेंट सिस्टम में पावर का फ्यूजन है, कंबाइन है, पावर अलग अलग नहीं है। जैसे एग्जीक्यूटिव की पावर या फिर लेजिस्लेटिव की का पावर, जो या रूल बनाना और कार्य करना, इनकी पावर एक है। या फिर उन्हें बोलते हैं कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर है, उनकी अलग अलग पावर होती है। एंड थर्ड ऑप्शन इज इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट और स्टेट का, जैसे मतलब अपने देश का भी हेड होता है। यही है राइट क्या? और फोर्थ ऑप्शन है इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द एग्जीक्यूटिव हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द लोअर हाउस। कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या वो लोअर हाउस के रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट सिस्टम है। क्योंकि अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लोअर हाउस के लिए। हमें कौन सी स्टेटमेंट बताना करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए, तब तक मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। 1 2 3 4 चारों करेक्ट हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। USA में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है गवर्नमेंट का, इंडिया में है पार्लियामेंट्री। और डिमार्केशन कैसे करते हैं? जैसे इसमें बोला गया कि प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता जो लोअर हाउस को है, क्योंकि वो उसके द्वारा चुना ही नहीं जाता, उसका अलग प्रोसीडिंग्स होती है। वो क्या होते हैं? जो इलेक्टोरल होते हैं, कल हमने पढ़ा था कि इसमें इलेक्टोरल होते हैं, जो आदमी है वहाँ के पॉपुलर वोट डालते हैं। बस पॉपुलर वोट से कोई जीते उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 2016 में हेनरी क्लिंटन जीत गई थी फिर भी पॉपुलर वोट से। बट वो इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, उसमें 538 आदमी रहते हैं, उसमें वोट डालते हैं। तो और ये फिगर एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, आप बुक में भी जाके दे सकते हैं। तो ये क्या है? इलेक्टोरल जो कॉलेज में बंदे वोट डालते हैं उनके हिसाब पे भी वोट प्रेसिडेंट बनते हैं USA में। जैसे कि ट्रम्प इनमें इलेक्टोरल कॉलेज में जीत गए थे और पॉपुलर वोट हिलरी क्लिंटन ने जीती थी 2016 में। तो इसमें बोला गया कि इनमें सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? इसको पावर मिली ही नहीं है कि प्रेसिडेंट लोकसभा को वहाँ पे डिसॉल्व कर दे। फर्स्ट आंसर इसलिए करेक्ट है। इसमें सेकेंड में बोला गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। क्या सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? जैसे एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं, काउंसिल जो अब हम बोल देते हैं काउंसिल मेंबर हैं जो, पर इंडिया में क्या है? इन दोनों चीज़ें मर्ज हैं। मर्ज किस लिए हैं? क्योंकि वही एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, वही पार्लियामेंट में बैठ के लेजिस्लेशन बनाते हैं। इसलिए इसमें सेपरेशन ऑफ पावर इतना डिफाइन नहीं है इंडिया में, बल्कि USA में डिफाइन है। जो एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं ना, वो एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं, जो लेजिस्लेशन का काम करते हैं लेजिस्लेशन का काम करते हैं। और प्रेसिडेंट को ना ही तो कांग्रेस का मेंबर होता है और ना ही वो उसकी मीटिंग अटेंड करता है कांग्रेस की, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव है, वो लॉ बनाने वाला नहीं है। और थर्ड देखते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट मतलब क्या है? इंडिया में क्या है? प्रेसिडेंट स्टेट का तो हेड है पर गवर्नमेंट का हेड नहीं है। और USA में क्या है? वो स्टेट का भी हेड है और वो गवर्नमेंट का भी हेड है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम दोनों कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जहाँ पे हमारे जो अगर मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो वो सबको रिजाइन देना पड़ता है। इंडिया में जितने भी मंत्रिमंडल हैं सभी मंत्रियों को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर को बोल देता है अगर प्रेसिडेंट को कि सबसे रेजिग्नेशन लेना, और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो सबको देना होता है। पर USA में ऐसा नहीं है कि वो एक के साथ सब इकट्ठा वहाँ से बर्खास्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हमारे इंडिया में आर्टिकल 75 में दिया है कि PM बोलेगा जाके, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा के लिए कोई भी इंडिविजुअल की यहाँ पे
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्म फोर्सेज एंड पुलिस फोर्सेज कंसिडर द फॉलोइंग। इसमें बोला गया कि फंडामेंटल मूलभूत अधिकार है जो आर्म फोर्सेज के मूलभूत हैं या पुलिस फोर्सेज के, उनके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स फोर्सेज। मतलब क्या है, आप जब भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ो द स्टेट मतलब इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द नॉन कंबाइंड, मतलब ये इसमें बोला गया कि भाई जो स्टेट लेजिस्लेचर है क्या रेस्ट्रिक्ट कर सकता है फंडामेंटल राइट ऑफ पुलिस फोर्सेज को, इनके मूलभूत अधिकार क्या रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है द फंडामेंटल राइट्स ऑफ नॉन कम्बैट, मतलब एनसी बोलते हैं, नॉन कम्बैट इन डिफेंस फोर्सेज कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, क्या उनके रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन इज द पार्लियामेंट कैन एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल फ्रॉम द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट बट नॉट सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट है जो रिट जुरिस्डिक्शन बोलते हैं हम, 32 आर्टिकल 32 के अंडर, क्या वो जो कोर्ट मार्शल होता है, जो डिफेंस का कोर्ट होता है, क्या उसके रिट जुरिस्डिक्शन से बाहर कर सकती है, बट सुप्रीम कोर्ट नहीं बाहर कर सकता इसको। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट करेक्ट, हमें सही आंसर बताना। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, तब तक मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताऊँ। सेकंड ओनली इसका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 333 कल भी हमने डिस्कस किया था कि मार्शल लॉ होता है। ये मार्शल लॉ के होते ही लागू होते ही वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी सब कोर्ट के सिविल के जो रूल हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आर्मी रूल चालू हो जाते हैं वहाँ पे, पर वो गवर्नमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। गवर्नमेंट वहाँ की रन करती रहती है, बट उसको कोई पावर नहीं होती। बस वो ना सेंटर स्टेट के रिलेशन में टांग अड़ाता है, टैक्स वैक्स जो उनका लेना देना वो रहता है। बल्कि नेशनल इमरजेंसी लगती है जब, तब वहाँ पे दिक्कत होती है सेंटर स्टेट रिलेशन में, फेडरल रिलेशन में। बट इसमें आर्टिकल 33 में बोला गया कि भाई जो डिफेंस फोर्सेज के पर्सनल या पुलिस फोर्सेज के या खुफिया एजेंसी के जो आदमी हैं उनके अधिकारों पे रेस्ट्रिक्शन लग सकता है आर्टिकल 33 के अंडर। और क्या है जो इसमें बोला गया कि 33 जो आर्मी का एक्ट है, आर्मी का जैसे 1950 का एक्ट है, एयरफोर्स का 1950 का एक्ट है, और ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ पुलिस फोर्सेज का 66 का ये है रूल है। तो ये उसकी क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो भी डिफेंस फोर्सेज में रहते हैं उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने पे या मूलभूत अधिकारों पे टैक्स रोक लगाई जा सकती है। और जैसे कि वो कहीं मीडिया में नहीं बोल सकते या फिर ये उन पे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं। और इसमें कुक जो चौकीदार या बूट मेकर जो भी नॉन कम्बाइंड में आते हैं उनके ऊपर भी ये लागू होते हैं रूल। बट क्या थर्ड इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 कैन एनेक्ट अ लॉ टू एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश फ्रॉम द रिट जुरिस्डिक्शन। क्या पार्लियामेंट रूल बना सकती है कि जो आर्टिकल 33 है या जो डिफेंस फोर्सेज के बंदे जिनका कोर्ट मार्शल होता है तो उसको रिट जुरिस्डिक्शन से अलग कर सकती है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कहीं भी कोर्ट में नहीं जा सकते, उन्होंने रूल बना भी रखा है, आर्टिकल 33 के अंडर दे रखा है ये। और इसमें क्या कहा, सो फार द फ्रॉम द रूट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट सो फार एज कन्फर्मेंट फंडामेंटल कंसर्न, कि पार्लियामेंट कर सकती है। आर्टिकल 33 इसलिए बना हुआ है कि वो कभी भी अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है कोर्ट ऑफ मार्शल में तो आप उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते, ना कहीं पे सुनवाई होगी। इसका मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये मैंने हिंदी में भी इसका सब कुछ डिफाइन किया हुआ है, आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। आई थिंक it's enough for today. I will come tomorrow with more questions and try to revise from the books also, because then only you will get what I am telling you here. And thank you friends, I will come tomorrow. Bye.